देखो एक्सेप्टेंस के केस में हमने टॉपिक को कैसे डिवाइड किया था। एक्सेप्टेंस को हमने डिवाइड किया था, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस, कॉन्ट्रैक्ट इंटर presentis, and when the contract is inter absentis, ठीक है। what is the instantaneous rule of acceptance, what is the instantaneous rule of acceptance, what is the postal rule of acceptance, what is the postal rule of acceptance, and most important thing, that is how to find out the place of contract, how to find out the place of contract. Now place of contract is important for the purpose of deciding upon the jurisdiction of the court, deciding upon the jurisdiction of the court. Now एंसन ने एक्सेप्टेंस को क्या बोला भाई, इट इज द लाइट एंड स्टिक ऑफ मैच। मतलब प्रपोजल क्या है, व्हेन प्रपोजल, एंसन ने कंपेयर किया था प्रपोजल को गन पाउडर से, और एक्सेप्टेंस को किससे कंपेयर किया उन्होंने, माचिस की तिल्ली से, मैच स्टिक। मतलब जब ये माचिस की तिल्ली इस गन पाउडर में लगेगी तभी एक्सप्लोजन होगा, तभी प्रपोजल होगा, ठीक है। सो proposal can be accepted only by that person to whom it is made. If it is made to A, it cannot be accepted by B. Proposal can only be accepted by the person to whom it is made, ठीक है। एक्सेप्टेंस के बारे में, अगर आपने प्रपोजल दिया है तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है, सिमिलरली एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। सो प्रपोजल का भी कम्युनिकेशन जरूरी है और एक्सेप्टेंस जो है उसका कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। द कम्युनिकेशन हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, ठीक है। तो सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 का जो क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है, दैट एक्सेप्टेंस हैज टू बी गुड। 7 क्लॉज 1 तो ये बोलता है एक्सेप्टेंस हैज टू बी गिवन absolutely and unconditionally। 7 clause 2 क्या बोलता है, that is the manner of acceptance. The manner is it has to be given in a reasonable manner. It has to be given in a usual and reasonable manner, ठीक है। So when there is any question with respect to acceptance, whenever there is any confusion with respect to acceptance, whether the acceptance has been given or not, the question will be resolved with an eye of an objective man, not subjectivity, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमेशा जो डिफॉल्टर होगा, डिफॉल्टर विल बी रेजिंग द क्वेश्चन, रेजिंग ए क्वेश्चन अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ इट, ठीक है। एंड ही मे बी राइट, ही मे बी रॉन्ग, इट इज ऑलवेज द व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव मैन विच विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। नाउ जब भी हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस जो होता है हमेशा कम्युनिकेट होगा। कम्युनिकेशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कम्युनिकेशन में जो वर्ड कंप्लीट है वो इनहेरेंट है। आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे बाय एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये मिलता है आपको सेक्शन 3 के अंदर जो लास्ट लाइन है उससे। दूसरी चीज, व्हाट इज द मोड, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू बी यूजुअल एंड रीजनेबल, इट हैज टू बी यूजुअल एंड रीजनेबल, ठीक है। Now, if a person has given a proposal, if a person has given the proposal, if a person has given the proposal, guys मैं थोड़ी सी स्पीड जो है ना थोड़ा सा, I do not want to compromise on the speed, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में करे हैं। Since we are revising the topics, so I am assuming कि सारे नोट्स आपके पास है, आप नोट्स से पढ़ रहे हैं सारा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट्स को स्किप और स्किम कर रहे हैं, है ना। So whenever a proposal has been given, the proposal has to be answered by an acceptance or rejection, ठीक है। अगर आपने acceptance दिया but this acceptance is not vocal, this acceptance is not by conduct,
you have given a mental acceptance. You have not communicated it, you have accepted in your mind. मैंने मन में acceptance दे दिया. So mental acceptance is no acceptance. Mental acceptance is no acceptance. So acceptance के बारे में कुछ कुछ प्रपोजिशंस हैं. वो क्या है? सबसे पहली चीज, द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी मस्ट एक्सेप्ट. सो इट हैज टू बी ऑथोराइज्ड. अगर आपने ए को प्रपोजल दिया है तो ए ही एक्सेप्ट करे, बी एक्सेप्ट ना करे. Communication of acceptance is very very important, so it needs to be communicated. Third, it is always the acceptance which needs to be communicated, neither the rejection to be communicated, neither the amendment to be communicated. याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है. सो ना तो रिजेक्शन कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं. मतलब आपने प्रपोजल भेजा और दूसरे व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया उसको और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया आपको, तो आप यहां पे माने बैठे हैं कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया. बिल्कुल गलत बात है. कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन इज नॉट नेसेसरी. ओके. अनदर प्रपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेंस ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रपोजल. जिस चीज का प्रपोजल आपको दिया गया है उसी का एक्सेप्टेंस आप करें. ये नहीं कि आप किसी और चीज को एक्सेप्ट कर लें. नो. सो प्रपोजल हैज टू बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल. ठीक है. एक्सेप्टेंस हैज टू बी गिवन unequivocally, that is either express words written or spoken, or either by fulfillment of a condition. It can be by conduct, it can be implied, it can be implied, it can be implied. So it can either be expressed, it can either be implied. ठीक है. Now section 7 clause 2, that is section 7 clause 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन देता है. section 7 clause 2, that is section 7 clause 2 क्या बोलता है कि communication of acceptance has to be done in a usual and reasonable manner, or if the manner of the communication is prescribed, it has to be done in that manner. It has to be done in that manner. ठीक है. So these are the six propositions, important propositions with respect to acceptance of the proposal. Now when it comes to the manner which has been prescribed by the proposer, and if there is a slight deviation from the mode which has been suggested by the proposer. So देखो, प्रपोजर जो है ना, उसने एक मोड सजेस्ट किया है कि आप मुझे लिखित रूप से ही अपना एक्सेप्टेंस दे. आप ओरली रिसाइट कर रहे हैं. सो आप ऐसा ना करें. क्यों नहीं करें? बिकॉज द प्रपोजर हैज अ एस्पिरेशन टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ही हैज एन एस्पिरेशन टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो यू मस्ट डू द नीडफुल according to the requirements of the proposer. So it has to be done according to the manner which has been prescribed by the proposer, and if the manner is not prescribed, it has to be done in usual and reasonable manner. ठीक है. It has to be done in usual and reasonable manner. Now what happens if a manner has been suggested, and the manner is not followed? What are the rights of the proposer? Proposer has a choice either to accept it as it is made, or what he can do, he can raise objections. And that too, he can raise the objections within reasonable time. With को मैं ऐसे लिखता हूं, within reasonable time. Or he can raise the objection beyond reasonable time. If the objections are raised within reasonable time, means what is reasonable time? It is a question of fact. So ये भी आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ही अप्लाई निकालेंगे कि रीजनेबल टाइम में हुआ है. इट कैन बी 1 year, इट कैन बी 1 month, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द रेस्ट. Depending on the facts and circumstances of the case. So either he can raise the objection, or either he can raise the objection beyond reasonable time.
If the proposer fails to raise the objection, it will be understood as if the proposer has accepted. He has accepted the mode of acceptance. ठीक है? So his right to raise an objection has lost. His right to raise an objection has lost. ठीक है? Now with respect to deviation, what is the English law? उससे रिलेटेड हमने केस किया था जिसका नाम था इलियसन वर्सेस तिनशॉ. When a proposal is made, when the proposal is made and it has been accepted, and the mode and the acceptor has deviated from the mode of acceptance, means what he did, he has adopted a speedier method. He has adopted a speedier method. So if the person has adopted a speedier method, as a result of which there is no injury to the proposer, the acceptance will be considered as a good acceptance. ठीक है? ओके. सो इलियसन वर्सेस तेंशॉ में पहली बार ये बोला गया कि if the acceptor has adopted a speedier method and no injury has been caused to the proposer, acceptance is considered to be a good acceptance. ठीक है? Otherwise, under English law, there is always an insistence on following the methods which are prescribed by the proposer. Section 7 clause 2 in our Indian law, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 7 क्लॉज 2 है, वो क्या बोलता है? वो भी यही बोलता है कि जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उसी के अनुसार आप एक्सेप्टेंस दें. ठीक है? अगर आप नहीं दे रहे हैं तो अगर वो मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो यू मस्ट अडॉप्ट अ मैनर विच इज यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर. मतलब मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? कबूतर से आप अपना एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं. ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते. इट हैज टू बी यूजुअल एंड रीजनेबल. So there can be a question that what will happen if upon the insistence the acceptor fails to comply the prescribed manner. ठीक है? मतलब सेक्शन 7 क्लॉज 2 क्या बोलता है? सेक्शन 7 क्लॉज 2 बोलता है, उससे रिलेटेड मैंने आपको पूरा लॉ बताया है कि ऑब्जेक्शन आपने लेट से प्रॉपर टाइम में आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, आपने ऑब्जेक्शन प्रॉपर टाइम में रेज कर दिया है. नाउ व्हाट हैपेंस, ऑब्जेक्शन तो आपने रेज कर दिया है मगर फिर भी द एक्सेप्टर हैज फेल्ड, द एक्सेप्टर हैज फेल्ड. सो व्हाट कैन यू डू? तो ऐसे में नथिंग हैज बीन सेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन एंड स्टिल, and if the acceptor has not yet fulfilled, then what you can do? Then you can file a suit for specific performance. You can take the recourse of law. Nothing has been provided under Indian Contract Act. ठीक है? So यहां तक हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था. इसके साथ साथ हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था. दैट इज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एसेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट? एसेंट का मतलब है यस, और यस का मतलब है 100% यस. इसमें इफ्स एंड बट्स की बात, देयर शुड नॉट बी अ वेरिएशन, देयर शुड नॉट बी एनी मॉडिफिकेशन इन द एक्सेप्टेंस. ठीक है? तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 में उसका ट्रू मीनिंग लिखा हुआ है, दैट इज इट हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. एब्सोल्यूट मींस फुल एक्सेप्टेंस, पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस. सेक्शन 7 क्लॉज 1 जो है ना, उसका दूसरा नाम है मुल्ला का मिरर रूल, मुल्लाज मिरर रूल. दैट इज जैसा प्रपोजल हो उसी तरीके का आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए. If the acceptance has been given but with some reservations or some qualification, the acceptance will not be considered as an acceptance. It will be a counter proposal. It will be a counter proposal. ठीक है? Now when the communication of acceptance becomes complete, तो उस केस में हमने दो सिनेरियोस पढ़े थे. व्हेन द पार्टीज आर फेसिंग वन अनदर, दैट इज पार्टीज आर इंटर प्रेजेंटिस. पार्टीज आर
इंटर प्रेजेंटिस, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेलीफोन या कॉन्ट्रैक्ट फेस टू फेस, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस। कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस में पार्टीज आर फेसिंग वन अनदर, फेस टू फेस, पार्टीज आर फेसिंग वन अनदर। कहां होता है ये? या तो इन कन्वर्सेशन में या फिर दे आर टॉकिंग, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन टेलीफोन। सो व्हेन डज द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। देयर इज ए इंस्टेंटेनियस रूल which will apply, there is an instantaneous rule which will apply। ठीक है, now the confusion arises, so when the parties are talking directly, that is contract inter presentis, the communication of acceptance gets complete instantaneously the moment acceptance is recited by the acceptor। ठीक है, now the confusion arises when the parties are not facing one another, that is contract inter absentis, CIA, that is parties are not facing one another, that is contract by correspondence हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। इस केस में क्या होता है? पार्टीज आर नॉट फेसिंग वन अनदर, पार्टीज आर नॉट टॉकिंग थ्रू एनी टेक्नोलॉजिकल एजेंसी। ठीक है, सो पार्टीज आर नॉट फेसिंग वन अनदर। सो विद रेस्पेक्ट टू दैट वी हैव सेक्शन 4 क्लॉज 2, 4 क्लॉज नहीं है एक्चुअली, 4 का पैराग्राफ 2। सो इस केस के ऊपर एक इस मैटर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी था, इसका नाम था भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। तो याद रखो, when a proposal is given, when a proposal is given and when the letter of acceptance is dispatched, when the letter of acceptance is dispatched, so the moment letter of acceptance is dispatched, the letter of acceptance is dispatched, the communication of acceptance is complete as against the proposer। ठीक है, यानी कि जैसे ही एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच करेगा, नाउ द प्रपोजर कैन नॉट डिनाई दैट हिज प्रपोजल हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, हिज प्रपोजल हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, सो और इसी के साथ एक और बात इंपॉर्टेंट हो गई कि जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच किया गया था, दैट प्लेस कैन बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, that place can be considered as the place of contract। So when the parties are presentis in presentis, when the parties are inter presentis, तो section 4 जो है ना 4 उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। So when the parties are not facing one another, when the parties are not facing one another, so उस सिचुएशन को केटर करता है सेक्शन 4 क्लॉज 2, सेक्शन 4 क्लॉज 2। ठीक है, 4 क्लॉज 2 के हिसाब से क्या है? 4 क्लॉज 2 के हिसाब से क्या है? 4 क्लॉज 2 के हिसाब से समझो, जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने डिस्पैच किया, जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने डिस्पैच किया, द मोमेंट इट हैज बीन डिस्पैच्ड, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन डिस्पैच्ड, दैट वेरी मोमेंट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, सॉरी एज अगेंस्ट द प्रपोजर। सो प्रपोजर कैन नॉट डिनाई। When the letter of acceptance comes to the knowledge of the proposer, the communication of acceptance is complete as against the acceptor। तो इस सिचुएशन में आप ऐसे देखो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सपोज दिल्ली में डाला गया और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो खो गया। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन प्रॉपरली एड्रेस्ड, दिस इज द कंडीशन। इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन प्रॉपरली एड्रेस्ड और वो दिल्ली में डाला गया और वो रास्ते में खो गया, और पी और जो प्रपोजर है वो ये कहता है कि भाई मेरा प्रपोजल तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, मेरा जो प्रपोजल है वो तो एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में लॉ विल नॉट फेवर हिज प्लीडिंग, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑलरेडी कंप्लीट एज अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये हमने किया था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन द केस वेयर द पार्टीज आर इंटर एब्सेंटिस, in the case where parties are inter absentis। ठीक है, सो रूल इज नॉट सेम विद रिस्पेक्ट टू बोथ द पार्टीज, रूल इज नॉट सेम विद रिस्पेक्ट टू बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्लॉज 2 में बेसिकली पोस्टल रूल डिस्कस किया गया, पोस्टल रूल डिस्कस किया है।
ठीक है, इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस है, कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस है, कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस से लेके को लेके कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस की जब हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रेजेंटिस की जो बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो केस है, इंडियन केस, दैट इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल केडिया, ठीक है। सो द रूल propounded in Miles of East versus Miles of East versus Miles of East versus Entorse. सो माइल्स ऑफ ईस्ट वर्सेस एंटोर्स में जो केस प्रोपाउंड, जो रूलिंग प्रोपाउंड की गई थी, वो रूल इसमें अप्लाई किया गया था, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, ठीक है। सो हियर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वाज देयर and there was a dispute, telephonic conversation was there, and there was a dispute with respect to the place of contract, there was a dispute with respect to the place of contract, ठीक है। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट gave the opinion that Indian Contract Act is silent with respect to the place of contract, but after analyzing section 2b and section 3 and 4, after analyzing section 2b, section 3 and 4, Honorable Supreme Court observed that although Indian Contract Act is silent about the place of contract, especially with respect to when the contract has been made on telephone, so Honorable Supreme Court has taken the view of English law. The English law which was propounded in Miles of East Corporation versus Entorse. Miles of East Corporation versus Entorse, ठीक है। सो इस केस में जो ऑब्जर्वेशन हुई थी इंग्लिश लॉ में, वो रूल हमने एज इट इज भगवान दास में अप्लाई करा गया है फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश लॉ वाज एंडोर्स्ड इन इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2b, सेक्शन 3, सेक्शन 4 विल नॉट अप्लाई इन दिस सिनेरियो, ठीक है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली साइलेंट है। इसके फैक्ट्स क्या थे केस के? इसके फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि भाई, तो प्रपोजल जो था वो लेट से अहमदाबाद में दिया गया। प्रपोजल वाज मेड इन अहमदाबाद, proposal was made in Ahmedabad, acceptance was given in Khamgaon, acceptance was spoken from Khamgaon, and telephonic conversation was there. So there was an issue. The issue was that the place of contract is Ahmedabad, the place of contract is Ahmedabad, ठीक है। So this was contended by the plaintiff. Defendant contended that Civil Court of Ahmedabad does not have the jurisdiction in case there is a breach of contract, as the contract was communicated on telephone and the acceptance was resided at Khamgaon, ठीक है। So communication was complete when it was spoken, when the acceptance was spoken. So this was contended by the defendant. Defendant क्या बोला कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खामगांव है, क्योंकि खामगांव से हमने एक्सेप्टेंस रिसाइड करा था। तो दिस वाज द कंटेंशन। तो जहां से आई एक्सेप्ट बोला गया, दैट विल बी द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, मींस द प्लेस फ्रॉम वेयर द एक्सेप्टेंस वाज रिसाइडेड विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ acceptance, will be the place of contract, sorry. So Indian Contract Act के बारे में, Indian Contract Act does not have any provision with respect to this. So English law propounded in Miles of East Corporation versus Entorse was endorsed, ठीक है। So whenever the parties are negotiating on telephone, communication of acceptance can be said to be complete when where the acceptance has been heard.
and the place of contract should be the place where the acceptance has been heard. ठीक है, सो इस सिनेरियो में जो माइल्स ऑफ ईस्ट कॉर्पोरेशन का जो लॉ था वो एंडोर्स किया गया। माइल्स ऑफ ईस्ट कॉर्पोरेशन का जो लॉ था वो क्या कहता है कि अनलाइक द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जहां पे जहां पे एक्सेप्टेंस सुना जाता है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, that will be the place of contract. So honorable Supreme Court approved the law and applied this law in India and considered it good and reasonable. So honorable Supreme Court decided that contract becomes complete at Ahmedabad because Ahmedabad is the place where the contract was heard. So since Ahmedabad is the place where the contract was heard, contract gets complete at Ahmedabad and Ahmedabad civil court will be having the jurisdiction. ठीक है, so टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में याद रखना, इट इज ऑलवेज वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज स्पोकन। कॉरेस्पॉन्डेंस के केस में जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाला गया, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,